Once again, I welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. My dear classes, today I will discuss class 10th, first flight and first poetry section, The Dust of Snow. So before starting my video, you are advised that don't skip it because it gives you more benefit for examination. Either you are the CBSE or NCERT student. So without wasting my time, I start my first questions which you can see on a screen. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Dear classes, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पहला पोएम डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10th का ज़्यादातर बार एग्जाम में पूछा गया है एक्सट्रैक्ट के रूप में। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैज बीन टेकन। मीन्स इस पंक्तियों को कहाँ से लिया गया है, उस कविता का नाम बताएं। तो पोएम डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, जैसा कि आप आंसर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन दिस लाइन्स। इस लाइन को किसने लिखा, मीन्स पोएट का नाम पूछा जा रहा है। तो पोएट का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, हु shook डाउन द डस्ट ऑफ स्नो और व्हाट वाज डन बाय क्रो। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है आपका स्क्रीन पे सी नंबर में। कह रहा है क्वेश्चन, हु shook डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, मीन्स डस्ट ऑफ स्नो को किसने नीचे गिराया, एंड व्हाट वाज डन बाय य क्रो, और एक कौवा के द्वारा क्या किया गया। तो आंसर इसका होगा, A crow shook down dust of snow, मीन्स एक कौवा ने, दोनों क्वेश्चन का आंसर ये होगा, एक कौवा ने, है ना, डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिराया था। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पे था। तो राइट आंसर इसका होगा डी नंबर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, द डस्ट ऑफ स्नो वाज ऑन हेमलॉक ट्री। ये कहाँ पे था, हेमलॉक ट्री के ऊपर।
देख पा रहे हैं ए बी सी डी में बी ए सी डी। तो क्लासेस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि रैमिंग स्कीम्स जो होता है कुल टोटल मिलाकर जहाँ तक हम लोगों ने लिटरेचर में पढ़ा था पोएटिक सेक्शन में कि 3 प्रकार का होता है। जिसे 3 प्रकार का रैमिंग स्कीम को अभी एक्सप्लेन करना इसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तब भी जाकर के इसका कंप्लीटेशन हो पाएगा। बट आज इतना मैं ज़रूर बता दूं कि रैमिंग स्कीम आप कैसे पकड़ पाएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इस पोएम को ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डस्ट ऑफ स्नो पोएम को, यहाँ पे आप वो देख रहे होंगे कि आप क्रॉ जो है लास्ट वर्ड जो है क्रॉ, इसमें अंत में क्या है डब्लू है और इसके सेकेंड लाइन में क्या है ई है। तो यहाँ पे फिर थर्ड लाइन में जो है ना फिर डब्लू रिपीट हो रहा है। इट्स मीन ये आपका जो होगा ये होगा और ये आपका थर्ड लाइन में जो रिपीट हो रहा है वो भी क्या होगा आपका ये होगा। इट्स मीन इसके बीच में क्या हमको देना पड़ेगा एक बी देना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। और फिर फोर्थ लाइन में देखते हैं यहाँ पे ई जो है ना वो आपका रिपीटेशन हो रहा है। इट्स मीन ए बी होगा। इट्स मीन एक क्या हो रहा है, एक हो रहा है डब्लू, एक हो रहा है ई, मीन्स एक ए बी कहलाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद अगला जो देख रहे हैं वो डब्लू और ई है, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा ए बी कहलाएगा। इट्स मीन ए बी और ए बी फर्स्ट लाइन से निकल रहा है यहाँ पे। इसको जिसे हम लोग पोएटिक डिवाइस के रूप में जानते हैं। जब ये लाइन पूरी लाइन की चर्चा करती, लेकिन यहाँ पे क्या है ना सिर्फ वर्ड के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ लेटर्स आप ध्यान देंगे। अंतिम लेटर कौन सा मिल रहा है फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन में नहीं मिल रहा है, बट थर्ड लाइन में मिल रहा है और सेकेंड लाइन का फिर फोर्थ लाइन में मिल रहा है। मीन्स ए पहले देंगे, फिर बी दूसरा लेटर में, फिर आपका ये मिल रहा है, फिर आपका बी। इस प्रकार से ए बी एक रैम स्कीम कहलाता है। तो रैम स्कीम जैसे रैम स्कीम जिसको हम लोग इसे तुक योजना के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो अगला जो है ना आपका लाइन में देखते हैं क्या है, कौन से लेटर का रिपीटेशन हुआ है। वर्ड का रिपीटेशन यहाँ पे हर्ट है और थर्ड लाइन में पार्ट है। इट्स मीन जब लेटर को ध्यान देंगे तो मेरा टी का रिपीटेशन यहाँ पे हुआ है और थर्ड लाइन में फिर टी का रिपीटेशन हुआ है। इट्स मीन इसको हम क्या लेंगे ये राइमिंग स्कीम में इसको सी लेंगे मानेंगे और नीचे वाला थर्ड लाइन को भी हम सी मानेंगे। लेकिन बीच लाइन में हमें क्या देना पड़ेगा, जहाँ पे डी हो रहा है वहाँ पे हमको एक डी लेना पड़ेगा। जब डी लेंगे तो फिर लास्ट लाइन में मेरा क्या है ना डी आ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सी डी और सी डी। जब इस प्रकार से देखते हैं तो हमारा ए बी सी डी का आपका रैम स्कीम बनता है। तो क्लासेस अब ऑप्शन में देखेंगे कि मेरा किस ऑप्शन में है ना ए बी सी डी जो मैंने पिछली कविता में जो मैंने समझाया अभी डस्ट ऑफ स्नो में, तो देखें किस में है। तो ये हमको देखने को मिल रहा है आप सेक्शन ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या। तो क्लासेस अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन इन माई हार्ट। इट्स मीन लाइन यहाँ पे दिया गया हैज़ गिवन माई हार्ट, ये पूरी लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो पोएटिक डिवाइस की जहाँ तक बात आती है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जहाँ तक हम लोग को पीजी क्लासेस इंग्लिश में बताया गया था कि कुल टोटल मिला करके 3 स्तर पर इसको बताया गया था। 10 टाइप्स ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस, फिर आपका 9 टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, फिर आपका 8 टाइप्स ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस, जिसमें से रिपीटेशन था, रैम्स, डिफरेंस टाइप ऑफ द रैम्स था, एलिट्रेशन था, मेटाफोर था, एसोनेंस था, सिमिलिस था, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एनोमोटोपिया था, है ना। इस प्रकार से
हाइपरबोल थे एंड द पर्सोनिफिकेशन था। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर पर इसको बताया गया था। बट यहाँ पे आपको मैं जो है ना इसे 4 से 5 स्तर पर जो है ना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर CBSE बोर्ड में इसको ज़्यादातर रिपीट किया गया। ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, या तो आपका ऑक्सीमोरम आएगा, या तो फिर इमेजरी पूछेगा, या तो फिर मेटाफोर या इलिट्रेशन, या फिर तो एसोनेंस पूछेगा, जिसको क्या बोलते हैं स्वर की एकता। इलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हैं इलिट्रेशन, है ना। और मेटाफोर का मतलब होता है रूपक अलंकार या उपमा अलंकार जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट इसको बोलते हैं आपका इमेजरी जिसको बोलते हैं अलंकृत। और ऑक्सीमोरम जो होता है जिसको विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ आगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बताया गया ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए होगा राइट आंसर, क्योंकि इलिट्रेशन ए आपका एक अनुप्रास अलंकार है, जिसका हैज गिवन माय हार्ट जो है एक अनुप्रास अलंकार है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। तो जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। इट्स मीन ध्यान देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, फिर यहाँ पे इलिट्रेशन ही राइट होगा, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो में जितने भी सारे पोएटिक डिवाइस का अधिकतर जो प्रयोग किया गया है उस पर अधिकतर अनुप्रास अलंकार का ही, इट्स मीन इलिट्रेशन का ही प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर हेलिंग पावर ऑफ नेचर। इसमें ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्लासेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज ए कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी। मीन्स एक नेगेटिव प्राणी जो जिसको जाना जाता था, उसको फ्रॉस्ट ने इसको क्या किया, अपने कैरियर में एक सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ उसको प्रयोग किया है उस जीव को, उस प्राणी को। तो इसका राइट आंसर होने जा रहा है आपका हेमलॉक ट्री और क्रॉ। दोनों जो होते हैं नेगेटिव के लिए नेगेटिव क्रिएचर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पे इसको है ना एक पॉजिटिव माइंड से इसको कवि ने प्रस्तुत किया है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। जहाँ तक लास्ट क्वेश्चन जहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, द क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज्ड खालिस्तान है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका ये नंबर होगा, इट्स मीन सोरो। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से पूरे चैप्टर का कंप्लीट हुआ। Each and everyone, thanking you of my side. See you again by taking next video. Thank you.